देख रहे थे, इथिक्स में इस बात को पकड़ चुके थे कि मनोवृत्ति में परिवर्तन कैसे किया जाता है। बोर हो गए बेटा आज आप? थोड़ा थोड़ा नींद ऐसी झपकी झपकी जैसे धीरे 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 ऐसा लगता है ना, वहां पर बैठ के आराम से। वो सीट कैसी रहेगी, ऊपर में वो जो ऐसा रखा हुआ है, वहां से ऐसा बैठ कर सीढ़ी ऐसे लगा देंगे सर, और वहां पर बैठकर बढ़िया, और एयर लिफ्ट करेंगे अपन हाइड्रोलिक नीचे ऊपर भी नहीं, मतलब इतनी भी नहीं वो करेंगे अपन कि तुम उतनी भी मेहनत करो। नीचे से ऐसे बटन दबाएंगे, वो लिफ्ट करेगा हाइड्रोलिक से, ऊपर जाएंगे और अपने हिसाब से आप बैठो। और फिर आदमी क्या करेगा, वो महंगे वाले आजकल जो बिस्तर आते हैं ना, जिसमें आपके शरीर के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे आप कोई पेन वगैरह बैक पेन वगैरह कुछ होता नहीं है। वो वाले जो है, वो वाले कौन से स्लीप कौन सी स्लीप पे क्या बोला था, स्लीप वेल हाँ वो वाले ना। और फिर बाद में आप शेषनाग के ऊपर आप सब सोचो क्या करना है। पर मेरा जो ध्येय है, मेरे जो उद्देश्य, अपन उसको तो मान चाहे आपको कुछ है, क्योंकि आप है ना बच्चे हैं ना कि बड़े हो, दिमागी स्तर पर कि शारीरिक स्तर पर, दोनों स्तर। ये बढ़िया है, शारीरिक स्तर पर बेटा तुम बड़े हो गए, पर दिमागी स्तर पर क्या, अभी बच्चे। पहले अगर 12वीं क्लास में किसी ने आपको अगर बोला बच्चे हैं, तो ईगो हर्ट होता था कि नहीं? आजकल हो रहा है, अरे हो रहा है, मन में यहाँ से बाहर निकले, बाहर में लिखा है चौपाटी पर, और एक बार रात में मिलना, और जिसमें पूरे स्ट्रीट लाइट सब बंद हो, पकड़ के देखने बेटा। चल मनोवृत्ति मतलब एक शब्द आता है अनुनय, असफलता। आज थोड़ा सा टॉपिक है अनुनय में असफलता। अनुनय में असफलता का मतलब, अभी हमने क्या देखा था, अनुनय की प्रक्रिया कैसी होती है, इसे देखा था। अब किसे देखना है, अनुनय में असफलता। अब ये अनुनय में असफलता कैसे होती है, इसको भी समझना पड़ेगा। अनुनय परसुएड करना, अब तो दिक्कत नहीं है ना, तो सर याद हो गया, पर आंसर नहीं आ रहे आप लोग, आंसर नहीं आते, बस पढ़ रहे हो। इसका 2-4 साल पढ़ना है, नहीं कोचिंग 2 साल पढ़ना है कि मन से 2-4 साल पढ़ना है? साथ पुते जी कोचिंग 1 ही साल पढ़ना है, एक ही बार खत्म करना है, तो उसके बाद क्या करना है, सेल्फ स्टडी। हाँ सेल्फ स्टडी कर। बच्चे, हर बच्चे को ये लगता है कि माता है, जिंदगी के बारे में क्या पता होगा, कुछ नहीं पता इसको, ऐसे ही है, बस किताबी कीड़ा रहा हुआ इसलिए पढ़ा रहे। मैं भी आपको कह रहा हूँ, आप जिस बेड से चल रहे हैं ना, उस बेड पर बहुत बार आना जाना रहा है ना, बहुत बार आना जाना रहा है। इस सेल्फ स्टडी का बात मुझे मत कहा। टेम्परामेंट यहीं पर दिख जाता है कि सेल्फ स्टडी घर पे होती है, टेम्परामेंट यहीं दिख जाता है। अब सर सेल्फ स्टडी बहुत करना है, पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी, 2 चीजें रख देते हैं, रसगुल्ला चमचम फिर किताब। किसे सबसे पहले चाहेंगे? सबसे पहले ध्यान, बेटा नजर भी बता देगा सबसे पहले, तो किसकी तरफ जाएगी, खाने की तरफ जाएगा। पहले तो वो चुपचाप से जैसे माता दिखा किताब बड़ी अच्छी है। मतलब यहाँ से भी टेम्परामेंट क्लियर रहते हैं। तो सेल्फ स्टडी जो है ना तब होती है जब आप खुद अपने साथ में जस्टिस करते हो। अगर आप खुद के साथ में ही ट्रू नहीं हो तो सेल्फ स्टडी सच में नहीं होती। वो सेल्फ स्टडी ये देखा देखी नहीं होती। फोन लगाया तो क्या पढ़ रहा है, मेरा तो हो गया, फोन रखते हैं, आज हुई पढ़ाई, कल वही, फिर 4-5 दिन के बाद में फिर फोन लगाया, तूने ये पढ़ लिया क्या, फिर
अरे ये जुम्मे जुम्मे पढ़ना छोड़ो, जब आप रोज रोज पढ़ेंगे ना, मेरे लिए बता, अभी भी बहुत सारे बच्चे रोज रोज नहीं पढ़ते। मैं अभी भी मानता हूँ कि पढ़ते हो, कितने लोग नहीं पढ़ते बताओ रोज रोज क्लास के अलावा? उसका असर भी दिखता है। और भी है, नाम नहीं, हाथ नहीं उठा रहे, रोज थोड़ा सा ही पढ़ रहे, थोड़ा थोड़ा से थोड़ा ज्यादा, उसको बढ़ाओ नहीं, थोड़ा सा वो ना, तो बचकर वो ना बचते हैं, बच आप, हम कह रहे हैं ना, आप जितना बचोगे उतना ज्यादा पकड़ोगे। चोर चोरी करते समय में क्यों पकड़ा जाता है? वो क्या करता है, एक तो कारण ये रहता है, एक हमारा दोस्त, हम आपको बताते हैं, पटाखे की दुकान लगी थी, पुराना याद है। अभी क्या हुआ, एक हम चोर क्यों चोरी करके पकड़ा जाता है, उसके पीछे कारण हम आपको बताते हैं। हमको बस हंसी ना है, क्योंकि हमको उसकी हंसी आती है, जब भी हंसी उसको याद करते तो हमको उसको उसकी चोरी वाली घटना याद में आती है। घर के सामने हमारा मैदान था, तो उस मैदान पे जो पटाखे की दुकान लगती थी, अब 5 दिन पहले से पटाखे की दुकान, तो अभी हम क्या करते हैं कि जिस दिन पटाखे होली रहेंगे उस दिन फोड़ते हैं, दिवाली जो रहती है तो उस दिन हम फोड़ते हैं। अब उस दिन हम अगर फोड़ते हैं तो आजकल ये होता है कि पहले फोड़ते हैं मिर्ची बम, वो छोटे छोटे आते थे ना, ऐसा हाथ में लिया फेंके, और सर ऐसा हाथ में लिया और जलाया और फेंके, हाथ में फोड़ना। कौन से मिर्ची बम? हाँ, हम मिर्ची बम बोलते हैं, तुर्की बम है ना, वो छोटे छोटे रहते हैं। अब क्या था कि हमारे पापा पहले बोलते थे गांधी जी की बात को याद रखो। हाँ याद रखेंगे, पर हम भूल जल्दी जाते थे। कहते ये थे कि पटाखे में पैसा चलाना होता है, तो हमको इसलिए क्या करते थे, 1 रुपए भी, वो 1 रुपए का पैकेट आता, उसमें 10 बम वो आते थे, छोटे छोटे पटाखे आते थे। अब वो 10 जो आते थे पूरे नहीं फूटते थे, तो 1 रुपए भी हमें नहीं देते थे। तो हम लोगों को देखते रहे, सब फोड़ रहे सब फोड़ रहे। तो हमारा एक दोस्त था, एक अपन हम भी फोड़ेंगे। मैं कैसे? चल दुकान, मैं पैसे नहीं है, चल दुकान। अब चड्डे पर रहते थे, छोटे छोटे, मतलब कितने बड़े, इसकी हाइट, हाँ, पर उम्र छोटी थी। अब वो जाते थे तो वो क्या करता था, ऐसा देखता था, एक हाथ से जेब में रख लेता और फिर इधर रखे, देख मैंने अब लिया तो नहीं, और सब ले लिया, पर तू जल्दी तो चल, जल्दी चल, जो माचिस लेकर आ फोड़ी। अब एक बार फोड़ा मन थोड़ी पड़ता, फिर जाते उसी दुकान पे। अब फिर जाते, तो दुकान वाला एक बार तो इग्नोर मारता था, पर दूसरी बार अगर जैसे लालच बढ़ते आते हैं ना, लालच क्या होता है, तो एक बार में उसने 1 पैकेट उठाया था, दूसरी बार 4 पैकेट उठा दिए, मतलब वो जो रो थी वो और ज्यादा कम दिखने लगी। अभी भाग कर आ गया, तीसरे बार में इसका फिर से मनोबल, अब फिर जाते हैं, दुकान वाले ने देख कर ही रखा था कि यही है मामला, ठीक है। अभी इसने उठाया नहीं था, पर पुराना वाला ही था, अभी उठाया नहीं था, और उसने देख लिया उसको, और देखने के बाद में तूने पटाखे चोरी करे? बोला नहीं मैंने नहीं चोरी, और मैंने नहीं चोरी करे तो देखो मेरे पास में कोई पटाखा नहीं, निकले बहुत सारे पटाखे, ये कहाँ से आए? मैं दुकान से खरीदा। कहाँ की दुकान से खरीदे? दुकान तो यही लगती है, मैंने वो दुकान से खरीदा, उस दुकान पे हंस गए। मतलब जब हम ज्यादा चाहने लग जाते हैं तो फिर क्या कर जाते हैं, बेकार कर जाते हैं। तो वही उसी से क्या करो, थोड़ा सा बच जाओ। अगर चोरी करने आता है पकड़ाता है तभी, मतलब वो जब ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाता है तब चोरी करने वाला क्या कर जाता है, पकड़ाता है। अगर वो रिएक्ट नहीं करता है तो प्रोफेशनल चोर है, तो आप प्रोफेशनल हो क्या? नहीं, आप रिएक्ट, समझ गए? आप पकड़ा जाते हो, आप मानिए, आप थोड़ा सा सत्य बोलिए,
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सत्य बोलते हैं अपने आप से तो बोला करिए। चलिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ समाज में थोड़ा सा, कितना छोटा सा तो समाज है, इसमें अगर कुछ बोल भी देंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा पढ़ने की इंटेंसिटी को बढ़ाइए और मुझसे कभी अपेक्षा मत करिएगा कि सर आप मुझे दिल को अच्छे लगने वाला आप पढ़ाओ, कभी अपेक्षा मत रखिएगा। ये अगर अपेक्षा रखते हो तो फिर अगर बतेरी कोचिंग है, मैं अभी भी बोलता हूँ बहुत सारी कोचिंग है जहाँ पर पढ़ाया जाता है। यहाँ बैचलर में अगर आपको यहीं पर आप वहाँ पर जहाँ पर दिल को अच्छा लगाने के लिए पढ़ाते हो आप जाइए, वहाँ पर पढ़िए और फिर बाद में अपने एग्जाम को निकालिए। मेरा तरीका ये वाला अच्छा लगता है मुझे। तो थोड़ा सा पढ़ने का क्या करिए, बढ़ाना पड़ेगा ध्रुव जी कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो अनुनय में असफलता मतलब अनुनय तो कर रहे हो, किसी व्यक्ति को परसुएट कर रहे हो, अच्छे से उसको बोल रहे हो, सब चीज कर रहे हो, पर अनुनय में असफलता के पीछे का कई कारण, क्योंकि हर बार अनुनय सफल होना जरूरी नहीं होता, असफल भी होता है। जैसे मैंने आज आपको बोला नीचे सर क्या बोलते हैं अपन तो ऐसे रहेंगे, तो अनुनय सफल हो क्या असफल हो? कुछ लोगों के मन में एक भाव आता है अरे आज ही करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, वो क्या हुए सफल। तो आप देखोगे कि एक कारण रहता है व्यक्तित्व। अनुनय की असफलता का पीछे का एक कारण क्या निकल कर आता है? व्यक्तित्व। अगर व्यक्तित्व जो है थोड़ा रूढ़ी होता है तो अनुनयकर्ता की बात सामने वाला सुनता ही नहीं सुनता है। व्यक्तिगत रूढ़ी उग्र स्वभाव का अगर व्यक्ति तो आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। व्यक्ति कब आपकी बात को सुनता है? जब वो शांत होता है। और व्यक्ति शांत कब होता है? जब गुस्से में नहीं होता है। और गुस्से में नहीं होता है तो मतलब वो उदार प्रकृति का। प्राय देखिए गुस्सा उसे आता है जो थोड़ा सा रूढ़ी व्यक्ति रहता है या अपने हिसाब से हर चीज को चलाना चाहता है, मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा है? थोड़ा सा कठोर प्रकृति का। अगर कठोर प्रकृति का है तो वो देखिए दूसरे की बातों को ज्यादा मानेगा नहीं, अपने ही मन की चलाएगा। आप उसको परसुएट करोगे तो देखिएगा आपकी असफल होने की चांसेस ज्यादा रहता है। आप रूढ़ी व्यक्ति को असफल नहीं कर सकते, सॉरी अनुनय नहीं कर सकते। आपको अगर उसे अनुनय करना है, अनुनय करना है, विश्वास उत्पादन उसमें अगर करना है तो भैया आपको कुछ अलग कुछ करना पड़ेगा। पर उसमें व्यक्तित्व अगर है और व्यक्तित्व भी कैसा, अगर असफल होने में अगर रूढ़िवादी है तो असफल होने में और एक संभावना अधिक होती है, अधिक असफल होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर व्यक्तित्व कैसा है? रूढ़िवादी प्रकृति का। एक और भाव रहता है, एक और चीज रहती है अनुनय का केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु मतलब आप अनुनय कर रहे हो, किसी को परसुएट कर रहे हो और परसुएट करने के दौरान किसी व्यक्ति की आप उस भावना को परसुएट कर रहे हो, चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, जिस भावना से ही उसका वजूद है, तो वो परसुएट नहीं होगा, उसका विरोध करेगा। जैसे अगर मान के चलिए कोई एक पार्टी का वर्कर है और उस वर्कर की पूरी आय उस पार्टी के माध्यम से ही होती है और आप चाहते हैं कि वो दूसरी पार्टी की बातों को माने, आप उसकी पार्टी की बातों को ना माने, तो देखिएगा वो आपकी बातों को नहीं मानेगा बल्कि उसी बात को मानेगा जो पहले से चलता है, क्योंकि उसका जो केंद्रीय भाव, उसका जो अर्थतंत्र उस पार्टी के माध्यम से, उसका वजूद ही किससे है? उस पार्टी के माध्यम से। जैसे कोई पुजारी को, कोई मौलवी को, कोई पादरी को आप ईश्वर नहीं है के बारे में बताओ, बवाल काट देंगे। आप उनको तरह तरह से बताओ कि विज्ञान ने, जैसे हमारे मित्र ने बताने की कोशिश,
पूरे अंतरिक्ष को छान मारा है, परंतु कहीं पर भी क्या नहीं मिला है? भगवान नहीं मिला। पूरा बताओ, भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं। जो भी चीज मिलता है कर्म से मिलता है, कर्म करो, भगवान कुछ नहीं। बोलेगा भैया तू एक काम कर, मैं तुझे बताता हूँ भगवान नहीं, लेकर जाएंगे अंदर, अब बता। फिर 4-5 मारेगा, फिर सबसे पहले क्या करेगा? मम्मी, फिर पापा, हे भगवान बता, अब बता है कि नहीं। जब 4-5 पढ़ती है तो क्या निकलता है? हे भगवान। पहले क्या निकलता है? माँ, पापा। अगर पत्नी से बहुत अधिक लगा हो तो अगर सुनती हो, और उसके बाद में क्या आएगा? हे भगवान, अब बता भगवान है कि नहीं। तो आप उसको भी परसुएट नहीं कर सकते, परसुएट असफल हो जाएगा। परसुएट असफल होने की संभावना ज्यादा। एक कारण रहेगा अनुनय कर्ता की विश्वसनीयता, अनुनय कर्ता की विश्वसनीयता। मतलब अगर अनुनय कर्ता विश्वसनीय नहीं है तो परसुएट हो पाएंगे क्या? विश्वसनीय होना चाहिए कि नहीं? है ही नहीं तो आप परसुएट हो पाएंगे? हाँ, इसी बात को थोड़ी मानेंगे। जैसे कई सारे पापा को हमारे बताते कि कोचिंग को ऐसे चलवाओ, कैसे करवाओ, तो हम एक ही चीज, जिंदगी में वो असफल व्यक्ति है, वो मुझे बता रहे, ऐसा हम कहते नहीं है। पर प्राय ये आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर बताए तो हम उसकी बात को हूबहू सुनते नहीं है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि भैया सच में उसके द्वारा जो बोली गई बात है उसने अपने जीवन में लगाई है क्या नहीं। अगर नहीं लगाई है तो हम उसकी बात को क्या करते हैं? मानते नहीं। तो अनुनय कर्ता की विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। उसी के साथ में परसुएशन के असफल होने के पीछे का एक कारण निकल कर आता है पहले से जानकारी हो जाना। पूर्व जानकारी। पूर्व जानकारी का मतलब यहाँ पर क्या है कि पहले ही उसको पता चल गया कि आज मेरे इस विचार को बदला जाएगा। विचार को क्या करा जाएगा? बदला जाएगा। तो जब बदला जाएगा तो पहले क्या, पूरे औजारों को साथ में रखें। तो एक बोलेगा मैं 4 बोलूंगा, एक बोलेगा मैं 4 बोलूंगा, 2 बोलेगा मैं 10 बोलूंगा। अब वो परसुएशन होगा कि बहस होगी? बहस होगी। होता है कि इसलिए क्या कहते हैं, जब परसुएट किया जाता है तो परसुएट करने वाले व्यक्ति हमेशा इस बात को कहते हैं कि आप उसको बताओ मत कि हम किसके लिए लाए, मत बताओ। अगर आपने बता दिए तो सतर्क हो जाए, और सतर्क हो गया तो आपकी अच्छी बात भी रहेगी तो उसको नकारेगा। ये होता है। भले ही एक समय के बाद में जब आएगा तो उसको याद आएगा, हाँ यार मैंने उसकी बात को सुनना था, पर तब तो वो नकारेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये मुझे चेंज करने के लिए आ रहा है। तो उसका दिमाग अटेंशन में आता है, मतलब हर बात को वो केवल एक दृष्टिकोण से ही सुनता है। आप भी करते हो क्या? अरे करते हो ना। जैसे मान के चलिए आपके घर में कोई रिश्तेदार है, आंटी आई और आपके बाल पर हाथ, इतनी अच्छी लगी, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, और यही बोला आपका अटेंशन निपटाना चाह रही है। तो आंटी मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी है, मुझे खाना बनाना आता नहीं है और मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। ये सब बात बोलकर सामने वाले की हर बात को नकारें। वो बोलेगा तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत बेकार, कि कितना भी हो जाए निपटना नहीं है। ये होता है कि ये होगा, करोगे आप तो। एक और तरीका रहेगा, अगर आपको समझ में आ जाए
जैसे कई बार क्या होता है कि जिसको शादी नहीं करना, जैसे हमारे एक आध 2 मित्र थे, उनको शादी नहीं करना था, पर अगर बोल देते करना है तो धैर्य नहीं तुझे, तो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे, परंतु जो रिश्ता उनके लिए आया था उसके साथ में नहीं करना था, जो रिश्ता दूसरा आया था उसके साथ में करना था। अब हुआ क्या, दोनों ही लड़के खूबसूरत थी, क्योंकि हमने भी देखने गए थे। और दोस्त तो हमेशा बताते कि देख तेरी भाभी है, तो अरे हाँ यार भाभी है, खाना वगैरह बनाते आता है कि नहीं? दोस्त लोग क्या पूछेंगे, खाना बनाते आते, खाएगा कौन? दोस्त खाएगा ना। खाना वगैरह बनाते आते, कैसा बनाती है, तूने चख भी लिया? अरे नहीं सुना है। जिससे उसको शादी करना था, इच्छा थी, अरेंज मैरिज ही थी, लव मैरिज नहीं थी, पर पिताजी बोले कि ना एक और लड़की आई है, उसको भी देखना। और उसको समझ में आ गया कि पापा इधर ही निपटाना चाह रहे हैं। पापा जब इधर ही निपटाना चाह रहे, और निपटाने के पीछे कारण ये था, अब ये था ही, तो उसने क्या किया, अब लड़की के पिताजी आए, ये बाल बना कर लेंगे, जैसे आजकल रहते ना बाल ऐसे बिखरे हुए, चड्डा पहना हुआ, शर्ट खुली हुई, और शर्ट के अंदर बनियान है, शर्ट खुली हुई और वही फटी हुई। अब ये सब क्यों पहनकर? समझ में आ गया ये मुझे परिवर्तित करेंगे, मैं परिवर्तित नहीं होने वाला। हम जिससे उसकी शादी हो उससे 1,00,000 गुना सुंदर, गुणवान, बस सामने वाले ने मानी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि भैया ये मुझे परसुएट करने वाले हैं, तो पहले से ही अटेंशन में बैठ गया। ये अटेंशन में बैठ जाना सामने वाले का, ये परसुएशन को क्या कर जाता है, असफल कर जाता है। अगर ये अगर होता है तो भी असफल। इसके अलावा एक लास्ट, जबरदस्ती, जबरदस्ती, एक जबरदस्ती करना, अरे तुम ये करो 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 करो, इसलिए मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे क्या? अरे करे क्या मैंने, लिखो मत लिखो, है ना, लिखो मत लिखो, पर मखमल के चमड़े से क्या पड़ती है, मार पड़ती है ना? तो एक रहती है जबरदस्ती। जबरदस्ती भी कभी कभार क्या कहता है, आपकी बात को नकारते दूसरे काम को करवाया था। जब जबरदस्ती होता है, बहुत प्रेशरली आपसे करवाने की कोशिश, तो आप क्या कर रहे थे, झटक देते बात, नहीं करना। अब वो आपकी बात को मान रहे क्या, अब वो क्रोध में आ रहे, अब क्रोध में आ रहे हैं, अब आपकी बात को नहीं मान रहे, तो स्वाभाविक से होगा ये कि आप से वो परसुएट नहीं हो पाएगा, होगा ही। तो इसलिए कभी भी अगर आप परसुएट करना चाहते हो किसी, तो असफलता के सभी कारणों को देखो, और असफलता के कारणों को अगर आप हटा दोगे तो आप किसी भी व्यक्ति को परसुएट करें। इसलिए जबरदस्ती करो ना, व्यक्ति को सोचने का मौका दो। परसुएट करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के सामने अपनी बात कर दो, कहने के बाद में वो व्यक्ति खुद सोचे, अगर सोचने वाला व्यक्ति होगा तो वो आपकी बात को सोचेगा, और एक ना एक बार आपकी बात को सोचकर वो हाँ कहेगा, ये होगा। आपने अगर जबरदस्ती करी तो क्या हो जाएगा, वो आपकी बात का मान नहीं रखेगा, विरोध कर जाएगा। और परसुएट हुआ क्या, मतलब अच्छा उद्देश्य भी था, वो भी क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा ना। इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चा बड़ा बड़ा होते जाता है तो उसको प्राइमरी एजुकेशन वाला ही ट्रीट मत करो, आप उसको बताओ, आप उसको कुछ बातें बताओ, समझाओ, प्लस माइनस बताओ। अगर वो सोचने वाला रहेगा तो उस बात को सोचेगा, सोचने के बाद में आगे बढ़ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, परसुएट करते समय में अधिक किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए, तो ये असफलता है, ठीक है। परंतु एक टॉपिक लिखेगा, ये तो हो गया हमारी तरफ से, उनको एक पढ़ाना था, जिसको पढ़ाकर छोटी सी बात है,
अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार क्यों नहीं होता, एटीट्यूड के अनुसार व्यवहार क्यों नहीं होता? कभी कभार सोचा है जैसा आप सोचते हो वैसा व्यवहार करते हो? करते हो? करते हो बेटा? जैसा आप सोचते हो, अभिवृत्ति का मतलब क्या है? किसी चीज के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक भाव। आप जैसा सोचते हो, गंधर्व विवाह करेंगे, सोचते हो इंग्लिश में बोले, दुनिया घूमने जाएंगे, सुबह पानी नहीं जूस पिएंगे, खाना जो है रोटी सब्जी नहीं खाएंगे बल्कि सैलेड खाएंगे। ये सब आप सोचते हो कि नहीं? सैलेड खाएंगे, रात को डिस्को जाएंगे, सुबह सुबह आएंगे, ये सब सोचते हो। मतलब इन सब चीज के प्रति आपका कैसा नेचर है, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, तभी तो आप इसके प्रति ज्यादा सोच रहे हो। परंतु इनके अनुसार व्यवहार कर पाते क्या? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते। उसके पीछे एक कारण रहता है परिस्थिति, एक रहता है समय, और एक कारण रहता है आपकी अभिवृत्ति का संगठन। अगर अभिवृत्ति का संगठन अगर अच्छा होता है तो आप आपकी मनोवृत्ति के अनुसार वर्क कर पाते हैं। अगर परिस्थितियां अनुकूल होती है तो मनोवृत्ति के अनुसार व्यवहार कर पाते हैं। और समय अगर मनोवृत्ति का बनना और व्यवहार में ठीक रहता है तो आप मनोवृत्ति के अनुसार व्यवहार कर पाते हैं। सबको बताते हैं, सबसे पहले समय कारक को बताने की कोशिश करते हैं। तो अभिवृत्ति और व्यवहार क्या, मतलब जैसे आपकी अभिवृत्ति होती है वैसा आपका व्यवहार होता है कि नहीं? बोले सर हमेशा होता है क्या? नहीं होता। आप सोचते हो कि यार ये नहीं होना चाहिए, कभी आपने सोचा है कि नहीं भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए? कभी सोचा है? भ्रष्टाचार के प्रति आपका कब व्यवहार अच्छा रहता है? जब आप लेते हो। और नकारात्मक कब रहता है? जब आप देते हो। अभी क्या कर रहे हो? दे रहे हो कि ले रहे हो? अभी आला नहीं पड़ा है पर दोगे। जैसे हमारा दिमाग खराब हुआ था, अपना ही काम करवाना है, अपना ही सब है। जैसे पीएफ का पैसा नहीं, प्रोविडेंट फंड का। अब प्रोविडेंट फंड का पैसा ये बाबू इन सब के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। हमारा ही पैसा उसी को निकलवाना है और उसका ही 2% हमें देना। अब जब 2% देना है, मान के चलो अगर 4 लाख रुपए निकालना है तो 4 लाख का 2% 2000, 1 लाख के हिसाब से मतलब 8000 रुपए क्या देना पड़ेगा? रिश्वत के रूप में देना पड़ेगा। यहाँ पर नेगेटिव रहेगा कि नहीं? नेगेटिव रहेगा। एटीट्यूड कैसा रहेगा? मनोवृत्ति। पर अगर समय अभिवृत्ति के बनने और अभिवृत्ति की क्रिया में लंबा समय होता है तो देखिएगा आपकी अभिवृत्ति परिवर्तनशील रहती है। 6वीं क्लास में कुछ सोचते थे, 8वीं में कुछ सोचे, 10वीं में कुछ सोचे तो 12वीं में कुछ सोचे। हम 5वीं क्लास का बताते हैं आपको। 5वीं क्लास में मतलब हम 2005 उस समय में CS कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत टॉप में था। मतलब उस समय का मामला ये था कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बन जाते हो और आपकी कंपनी हो जाती है, सॉफ्टवेयर बनाओ, सॉफ्टवेयर खेलो, भयंकर पैसा रहेगा। तो हमारे दिमाग में वही चलता था कि क्रिकेटर बनेंगे या फिर क्या बनेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब ये कह भी दिए कि क्या बनेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। अब ये कह दिया, उस समय में पॉजिटिव था। 8वीं क्लास आई, 2008 की बात है, वैश्विक मंदी आई, धड़ाम से हुआ। 2008 में फिर एक और वैश्विक मंदी आई, लेमन ब्रदर्स करके एक बैंक था वो गिरा।
और मंदी आई तो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मामले में दुनिया में हाहाकार मचा और वो जो ब्रांच थी वो धीरे से कम हुई। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह पर उस समय में एनडीए का एक अधिकारी हमारे स्कूल में, मेरे दिमाग में अरे अब तो अपन क्या निकलना है, 9th क्लास में लग गया चश्मा। अब एनडीए क्या हो गया। अब उसके बाद में दिमाग में आया कि अब क्या कर सकते हैं। अब दिमाग में आईआईटी करें, आईआईटी में जाए। अब आईआईटी में जाना है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो होगा क्या अपने से ना। तो क्या करना, मेरे दिमाग में सबसे छोटा फास्ट काम कौन सा होता है जो पैसा भी दे देता है। तो दिमाग में आया कि ना, और सिक्योर जॉब जो रहती है, अच्छी जॉब जो मिल जाती है, वो मिल जाती है एग्रीकल्चर में। तो क्या करना, एग्रीकल्चर से बीटेक करना। हाँ, अब बीटेक भी कर रहे हैं। अब बीटेक कर रहे थे तो दिमाग में कि बीटेक में तो झोल है, इससे भी अच्छा इतनी ही मेहनत कहाँ पर करेंगे, सिविल सर्विस में करेंगे तो फिर कहाँ। सिविल सर्विस मतलब जिंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तैयारी करेंगे, मतलब मुंह में आया था तो कह दिया था। कभी कभार क्या होता है, दूसरे को देखकर अपन कह जाते हैं मैं भी सिविल की तैयारी करूंगा, पर कोई करता है क्या। तभी मतलब मैं, हमारी भी इच्छा थी, पर कोई करता है क्या। करने वाला जानता है कि सिविल सर्विस की तैयारी सरल भी है अगर सिस्टमेटिक रूप में देखा जाए, पर मेहनत की डिमांड करती है। तो पहले ये था सिविल सर्विस के प्रति कि बहुत पढ़ना पड़ता है, और अपन 5वीं क्लास में पढ़ने वाले नहीं थे, क्रिकेट खेलने वाले थे। मतलब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, जहाँ पर शरीर लग सकता है वहां पर दिमाग लगाने की आवश्यकता है क्या। जहाँ शरीर से काम है, तो शरीर से काम किस में हो रहा था, क्रिकेट में हो रहा था। तो तुम मेहनत करवा दो। तो हमारे दिमाग में सिविल सर्विस के प्रति इतना पॉजिटिव नहीं था, पर जब अप्लाई करने की बात है, करियर को देखने की बात है, उस समय सिविल सर्विस के प्रति हमारे जो विचार था वो कैसा गया, पॉजिटिव। क्योंकि हमारे टीचरों की बात सुन सुनकर हम बहुत चक्के से रह गए। पहले दिन का स्कूल कॉलेज में सेमिनार हुआ, छोटे छोटे बच्चे, हाइट ज्यादा थी पर दिमाग से 12वीं क्लास के बाद में दिमाग कैसा रहता है, थोड़ा सा छोटा ही रहता है। टीचर आ रहे हैं, नए नए टीचर आ रहे हैं, और टॉप क्लास टीचर आ रहे हैं, वो बोल रहे कि क्या कर रहे हो तुम। एक साथ जिंदगी में कई सारे काम करना चाहिए और इसकी आदत बनानी चाहिए। तो सर क्या करें, तो सेमिनार होता था, उसके बाद में सर के पीछे, और सर के पीछे मतलब सर बस बाथरूम में है तो ही वो फ्री है, अगर इधर आए तो फर्स्ट ईयर के पूरे बच्चे लोग उनके पीछे। सर क्या करना है, सर रुको रुको बेटा खाना भी खाने दो, एक काम करो मुंह में तुम डालते रहो मैं बोलते रहता हूँ। हमारे वो सर, हमें अभी भी याद है, उशीर सर करके थे, वो मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने गाइड भी करा, बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उशीर सर महाराष्ट्र है, तो उन्होंने बताया कि ये तैयारी करो, जिंदगी में सब चीज अच्छी है, पर जब आप कंपटीशन की दुनिया में कूदते हो तो आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपको पता चलता है। उस समय में हो क्या रहा था, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बहुत दिमाग में, मतलब भ्रष्टाचार के प्रति ये सोच थी हमारी कि यार इसको तो अपन आएंगे ना यूं हटा देंगे, यूं हटा देंगे। उसी समय में 2010 के करीब करीब एक और घटना घटी, बैतूल के एक एसडीएम आए थे, और वो एसडीएम ने यहाँ के कई सारे कारखानों को सील करवाया। 4 दिन रहे, सिर्फ 4 दिन में उन्होंने ये काम करा। 1 महीना और रहे, यहाँ के जितने लोग थे उनका विरोध करा, और उनके ट्रांसफर के लिए उन्होंने गोटियां खेल दी, उनका ट्रांसफर। उन्होंने ट्रांसफर के ऊपर हाई कोर्ट में जाकर पिटीशन दायर करके स्टे लेकर आया, फिर 6 महीने रुके, फिर मजे लेंगे। पेपर में आता था, पापा पढ़ते थे, बड़ा मजा है। मतलब पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं, इसके बीच में समय कारक है। मतलब व्यवहार, आपका व्यवहार एटीट्यूड के अनुसार होता है, पर एटीट्यूड के बनने और व्यवहार में अगर बहुत लंबा गैप होता है तो स्वाभाविक रूप से आपके एटीट्यूड के अनुसार आपके व्यवहार होने की संभावना क्या रहती है, कम होती है। क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हो और लगातार जानकारी को प्राप्त करते चलते हैं।
और लगातार जानकारी को प्राप्त करते हो तो आपका दिमाग जानकारी को प्राप्त करने के बाद में संश्लेषित भी करता है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी, क्या चीज अच्छी, जो अच्छी रहती है दिमाग में रखती है, जो बुरी लगती है उसको भी। तो जब अच्छी बात रहती है तो आप क्या करते हो, तो समय एक कारक है। अगर तो यहीं पर एक कहा जाता है कि यदि एटीट्यूड के बनने तथा क्रिया में बहुत अधिक अंतर होता है, बहुत अधिक अंतर होता है तो आपका जो व्यवहार है वो एटीट्यूड की तरह व्यवहार में नहीं आता। अभी बना कर लिया तो ठीक है, पर ये एक है बेटा। पर इसके अलावा कभी कभार क्या होता है, आपके एटीट्यूड की संरचना भी एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानिए अगर एटीट्यूड का बनना, संरचना में दो प्रकार, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव और अप्रत्यक्ष अनुभव, दो चीज बताते हैं संरचना में। एक आता है प्रत्यक्ष अनुभव और एक आता है अप्रत्यक्ष अनुभव। दो प्रकार। कोई बेकार है, किसी से मैंने सुना, कोई बेकार है, उसने मेरे साथ बेकार किया, दोनों में आपका एटीट्यूड बना, उसके प्रति कैसा बना, नेगेटिव बना। परंतु किसमें नेगेटिव की तीव्रता ज्यादा रहेगी, प्रत्यक्ष अनुभव वाले में, ठीक है। और प्रत्यक्ष अनुभव वाले में अप्रत्यक्ष अनुभव की तुलना में जो तीव्रता रहेगी वो ज्यादा रहेगी। मतलब आप मानोगे कि ये बेकार है क्योंकि इसने मेरे साथ में बेकार किया। तो ये कहा जाता है कि समय एक कारक है आपके अभिवृत्ति के व्यवहार के अनुसार, परंतु अभिवृत्ति की संरचना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर संरचना प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर बनी है तो समय कारक भी उतना महत्वपूर्ण निभाती है। आपके साथ में अगर मान के चले आप भूखे थे, प्यासे थे और आपकी गाड़ी पंचर हो गई होती, और जब गाड़ी पंचर हुई तो एक टेक आया, आप धक्का देते जा रहे, ये आपका अनुभव था। इस दौरान एक लड़का आया, उसने बोला कि एक काम करिए, आप पानी पीजिए, खाना खाइए, मैं तब तक के आगे गाड़ी को चढ़ा कर आता हूँ। आपको उसने पानी दिया, आपको उसने खाना दिया, आपने खाना खाया, उसके बाद उसने एक्स्ट्रा पानी और दिया आपको। जब एक्स्ट्रा पानी और दिया तो आपने उस पानी को भी पिया, बोले कि भैया बोतल में रख लो, तो बोतल में रख लो। मदद का ये अनुभव आपने प्रत्यक्ष किया कि अप्रत्यक्ष किया? प्रत्यक्ष किया कि नहीं? अब कभी भी आपको कोई गाड़ी से दिखेगा, आपका दिमाग कहीं ना कहीं जाएगा कि इसकी क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। चाहे ये 4 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, आप करोगे ही करोगे। यहाँ पर समय उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी कभी किसी ने क्या करी थी, मदद करी। तो ये कहा जाता है कि अगर एटीट्यूड प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से बना होता है तो उस एटीट्यूड का व्यवहार में तब्दील होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर अप्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर रहता है तो उसके व्यवहार में तब्दील होने की संभावना कम रहती है। जैसे एक और उदाहरण के रूप में आप समझिए कि अगर कोई कहता है कि ये चीज बड़ी अच्छी है और आपने अगर अनुभव किया है प्रत्यक्ष रूप से, तो देखिएगा आप कहने वाले की बात को भी थोड़ा सा एक तरफ रखोगे, पहले देखोगे कि सच में ठीक है क्या। कोई कहता है कि ये कार अच्छी है तो आप उसकी बात को सुनते हो, एडवाइस के रूप में सुनते हो,
अरे सुनते हो कि नहीं? भीतर रखते हो। तो एटीट्यूड तो बना, पर अप्रत्यक्ष अनुभव क्या था? तो प्रत्यक्ष अनुभव जो है मतलब संरचना, अगर प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर बनते और साथ में परिस्थितियां भी अगर अनुकूल, परिस्थितियां अनुकूल नहीं, परिस्थितियां अनुकूल का मतलब क्या है? जैसे अगर समाज की बात करें, रूढ़िवादी है और आप उदारवादी है, तो देखिएगा आपका व्यवहार जो है वो रूढ़िवादी हो जाएगा। आप उदार तरीके से व्यवहार नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चा हमेशा व्यक्ति के विवेक पर ज्यादा जोर देता है, नई बातों को हमेशा मानने, समझने और उसके अनुसार व्यवहार करने पर क्या देता है? जोर देता है। पर जैसे ही वो गांव में जाता है, जैसे ही वो गांव में जाता है, वो उसके अनुसार व्यवहार करता है क्या? नहीं करता। यहाँ पर भले ही वो इतना चड्डा पहनकर घूमता हुआ, घर में तो चल पहन, पूरा पहन, करते हैं क्या? लड़के भले ही यहाँ पर जींस पैंट पहनते, पर जैसे ही गांव में पहुंचे तो क्या? एटीट्यूड कैसा है? उदार है। पर समाज कैसा है? तो एटीट्यूड के अनुसार तुम्हारा व्यवहार हो रहा है क्या? तो मतलब ये क्या है? परिस्थिति, एक परिस्थिति में एक आता है व्यक्तित्व भी आता है। याद रखिए, मतलब आपको मैं हमेशा बोलता अपना व्यक्तित्व को बनाइए। आप अपने व्यक्तित्व को नहीं बना पाएंगे तो कुछ नहीं रह जाएगा। आप बोले सर उसके जैसे बनाओ, इसके जैसे, हर एक में कुछ अपना कुछ रहता है। आप अपने को हिसाब से देखिए और व्यक्तित्व को बनाइए। अगर व्यक्तित्व थोड़ा सा मद्दा किस्म का है, दब्बू किस्म का है, तो देखिएगा कोई बोलेगा वो काम कर जाएगा। रहते हैं ना कि घर में भी कोई, सब पता है, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, पापा कहेंगे, मम्मी ने बोला है, मम्मी ने बोला है तुझे 2 झापड़ लगा कर आ, मैंने लगा दिए। तो उसको पता है कि ये गलत है, तो तभी लगाए। व्यक्तित्व कैसा था? दब्बू। ऐसा होगा, कुछ ऐसे रहते हैं, मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है। अरे बेटा तूने क्या बोला ये तो बता ना। मम्मी ने बोला है। तो तूने, मैं इसको गलत बोलता हूँ परंतु मम्मी ने बोला है। ये भी तो रहता है। तो व्यक्तित्व भी क्या कर जाता है बेटा? आपको आपकी अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार करने से रोकता है। अगर कैसा हो व्यक्तित्व? दब्बू किस्म का। अगर यहीं पर अगर आपका व्यक्तित्व सही हो तो संभावना है कि आपका एटीट्यूड के अनुसार ही आपका व्यवहार। अगर आपका दब्बू किस्म का अगर एटीट्यूड नहीं है तो आपका पक्का है 100% बैठाने की कोशिश होती है कि आप अपने एटीट्यूड के अनुसार ही रहते हो। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको आपके एटीट्यूड में जीना है तो पहले व्यक्तित्व का निर्माण करो। हमारे पास में सोच तो रहती है पर व्यक्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि व्यक्तित्व क्या करता है? मोरल का काम करता है आपके जीवन। और व्यक्तित्व बनता किससे है? किताबों से तो बनता है, पर्सनल अनुभवों से भी बनता है। कि व्यक्तित्व का मतलब क्या है? अपने बारे में कुछ चीजों को जो अव्यवस्थित थी उसको व्यवस्थित रूप में लाना, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे में ये कमी है, मुझे ये कमी है, मेरे में ये क्वालिटी। ये जब व्यक्ति को अपने आप पता होता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, और ये कॉन्फिडेंस व्यक्तित्व कहीं ना कहीं कहलाता है। जब उसको अपने बारे में नहीं पता रहता है तो उसका व्यक्तित्व होता ही नहीं है, और जब होता ही नहीं है तो दूसरों की बातों को ध्यान में रखकर ही व्यवहार करते हैं।
तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसका निर्माण करना चाहिए? मतलब पर्सनालिटी क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। आप क्या करते हो सबसे पहले? पढ़ते हैं, सर आप पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, अरे मैंने बोला बेटा इसके साथ में ये भी काम करें। किसी के साथ में भी किसी भी प्रकार की व्यक्तित्व वही तो एक चीज है। साइड में बैठेंगे दारू पीने वाले, दो झापड़ मार, चल दारू पी, चुपचाप बॉटल ले लो, ये नहीं छोड़ोगे। वो बोल रहा था कि ग्लास में रखी पी, आप बॉटल लगाओ। वो जब तक दूसरा झापड़ नहीं लगाएगा तब तक नीचे नहीं रखूंगी। अरे पगले, बोले थे बॉटल नहीं ग्लास की पी। अगर व्यक्ति तो एक झापड़ से लगाए तो दूसरा झापड़ ये लगाए, तू पी चुपचाप, होगा कि नहीं? कई सारे लोग, कई ये दारू पीना, सिगरेट पीना, अभी हम बता रहे हमारा दोस्त था, पुलिस वाले का ही लड़का, धब्बू की संकर था। तो हम क्रिकेट खेलते थे, तो हमें कोई इसलिए नहीं बोलता क्योंकि हमारे फादर टीचर, और दूसरा माने वाले फादर टीचर थे। पढ़ती ऐसी थी कि पहले के टीचर कैसे मारते थे समझ लेना। अभी मार पड़ी क्या? मजेदार मारते, नटराज की मूर्ति बनाकर और फिर धनाधन 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 पड़ रही है। और मारने का हर एक टीचर का अलग, जैसे हमारे एक टीचर थे अंगूठी उतारते थे, उनके जो सोने की चैन थे उसको निकालते थे, स्किन वगैरह ऊपर करके फिर धनाधन मारते थे। अब ये था कि इसके फादर पुलिस वाले थे, तो ये अपने फादर से भी ठीक से नहीं बात करता था, डरता था। तो क्रिकेट खेलने आता था, क्रिकेट नहीं खेलता था, ये बॉल को उठाना, स्टंप को निकालना, बैट को लेकर आना, ये इसका क्रिकेट होता था। अब स्टंप निकालने वाला क्रिकेट के पहले जाएगा कि क्रिकेट मैच खत्म हो जाने के बाद जाएगा? खत्म होने के बाद में आएगा। तो क्या होता था कि ये जाता था तो कुछ लोग गुटखा खाते थे, तो ये गुटखा इसको नहीं खाना, वो बहुत सुंदर दिखता था, अच्छा लड़का, आज उसके दांत नहीं रहे। पर एक दिन भैया लोग खा रहे होंगे, इसको बुलाई जरा, ये कह रहा होता चल खा, पूछा नहीं, चुपचाप मुंह में लगा। फिर चक्कर पे चक्कर आए, तो घर में आकर के बोला मम्मी आज बहुत क्रिकेट खेला है मैंने, रन भी बहुत मारे, तो शायद एनर्जी की कमी हो गई तो चक्कर आ रहे, ये नहीं बता रहा है। जब ऐसा होता है, व्यक्तित्व तो नहीं होता, तो शोषण का भी कारण बन जाता है। उसकी सोच थी ना, उसकी सोच थी परंतु व्यक्तित्व नहीं था, इस वजह से ही कब। तो इसलिए किसका निर्माण करो हमेशा? व्यक्तित्व के स्तर पर। आपका व्यक्तित्व ही नहीं रहेगा। देखिए आपकी पहचान आपके व्यक्तित्व, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी रहेगा बनेगा, और आपकी पहचान अल्टीमेटली आपके व्यक्तित्व से ही होगी हमेशा। देखिए चालाक है, वो क्या उसका व्यक्तित्व, होशियार है, दब्बू किस्म का व्यक्तित्व। इसलिए हमेशा अपने व्यक्तित्व के ऊपर ज्यादा काम करो। इसका मतलब ये नहीं कि अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम करो, दूसरे के व्यक्तित्व को कम करो, अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम करो। तो जैसा आपका व्यक्तित्व होगा वैसी आपकी सोच बनेगी। जब सोच बनेगी तो आप अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए उसके अनुसार क्या करोगे? अभिवृत्ति का निर्माण, फिर क्या करोगे? व्यवहार। तो सामाजिक रूढ़िवादिता, व्यक्तित्व, आपके एटीट्यूड किस प्रकार से बना है, प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कि अप्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर। होता है ना कई बार, क्योंकि एटीट्यूड होता यह है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव में भी अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाए, और डीप में जाए कि आपका नारी सम्मान के प्रति आपका एक एटीट्यूड है, ठीक है, पॉजिटिव, नारी का सम्मान होना चाहिए, ये है। अब नारी का सम्मान होना चाहिए तो आप ये चाहते हो कि मेरी माता का भी सम्मान हो, मेरी पत्नी का भी सम्मान हो, अरे चाहते हो कि नहीं? अब हो ये रहा है कि माता और पत्नी के बीच में जम नहीं रही है, और आपका एटीट्यूड ये बैठा हुआ है, आपका एटीट्यूड
ये बैठा हुआ है कि महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, महिला हिंसा, घरेलू हिंसा होनी नहीं चाहिए। और आपकी पत्नी बिना फालतू के तरह तरह के ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है कि जो शब्दों का आपने कभी सुना नहीं, और जब सुना है तो आपने कभी घर में उपयोग करने की कोशिश नहीं की। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं? और आपने देखा है कि ये सब चीजें बेकार होती है। तो आपने प्रत्यक्ष अनुभव करा है कि आपकी माता बड़े सरल स्वभाव की, आपकी पत्नी आपके लिए बड़े सरल स्वभाव की है। माता के लिए नहीं है। ये आपने अनुभव करा। कैसा अनुभव करा? आपका एटीट्यूड कैसे, महिला का क्या नहीं करना चाहिए, घरेलू हिंसा नहीं करनी चाहिए, मारना चाहिए। पर माता को दनादन पीटती है, सुबह खाना नहीं देती है, शाम को खाना नहीं देती, पानी पीकर बोलती कि 3 दिन में 1 दिन खाया करो, बहुत मोटे हो गए, डाइट पर हो। आपका दिमाग खराब हो रहा है। अब महिला के प्रति अब आपका एटीट्यूड के अनुसार व्यवहार होगा क्या? अरे नहीं होगा ना। मतलब यहां पर एक ही एटीट्यूड में दूसरा एटीट्यूड क्या हो रहा है? टूट रहा है ना। महिला सम्मान होना चाहिए, परंतु पर्टिकुलर महिला के लिए सम्मान हो क्या, ये कहीं ना कहीं टूट रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो अगर प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर होगा तो देखिएगा आपका अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार थोड़ा सा कठिन जाएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है, होता है कई बार। चुनने तो क्या चुने, कभी 2 विकल्प आ जाते हैं ना, कभी कभार क्या होते हैं, 2 विकल्प आ जाते हैं, तो कहा जाता है परिस्थिति में विकल्प की उपस्थिति। परिस्थिति में विकल्प की उपस्थिति, अगर विकल्प अगर ज्यादा हो जाते हैं और दोनों ही विकल्प आपके एटीट्यूड से परंतु एक दूसरे के विरोध में है, तो फिर आपका एटीट्यूड व्यवहार नहीं होता। देखिएगा, आप देखिएगा, आप हिंसा के प्रति नकारात्मक हो, ठीक है? हिंसा के प्रति क्या हो? नकारात्मक हो। परंतु यहीं पर सांप ने आपके घर में डेरा डाल के रखा है। अब उसे चले आएगा कि सबसे पहले निपटाओ, तब हमें प्रवेश करेंगे। यहाँ कहीं हिंसा कहीं भाड़ में, पहले निपटाओ। तो विकल्प ये होता है। तो आपके जीवन में ये सब होगा। आपको कोशिश ये करना है प्राय कि आपकी एटीट्यूड जो है वो अच्छा रहे, और जब एटीट्यूड अच्छा रहे तो आप उसके लिए बढ़िए कि उसके अनुसार व्यवहार करें। अगर आप टिके नहीं रहोगे ना तो बिन पेंदी के लोटे कहलाओगे। आपको अवसरवादी कहा जाएगा, जैसे नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन को एक दूरदर्शी कुशाग्र बुद्धि के साथ में अवसरवादी एक राजनेता कहा जाता है। ये अवसरवादी शब्द ठीक नहीं माने जाते, ठीक नहीं माना कि आपने अवसर, देखिए अवसर जिंदगी में हर, परंतु ऐसा अवसर ठीक नहीं है। तो कहा जाता है आपको इस पर ध्यान देना है। ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। चलिए, तो कल देखिए थोड़ा सा, ये कल फिर से है। तो आज जो हाँ, समाजवाद मेन तैयारी किसकी थी? समाजवाद की। तो पूंजीवाद आया, बंद कर दो।